गंजी सौतन ने खरीदा ससुराल। काली कलूटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे आंखें दिखाए। आरती की ये बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वह उसके सर के बाल खींचकर उसके सर पर चांटा मारते हुए बोलती है, गंजी कहीं की, आज तक तेरे खाली जमीन पर फसल हुई नहीं और तू मेरे रंग का मजाक बना रही है। पहले अपने खाली चमकदार जमीन पर खेती कर ले, उसके बाद आइयो मेरा मजाक बनाने। और हाँ, तेरे इस चमकते टकले से तो मेरी काली शक्ल अच्छी है। कौन है ये दोनों और क्यों एक दूसरे की कमी का मजाक बना रही हैं और इस तरह से लड़ाई कर रही थी? आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी में। रेस्टोरेंट में निशा नितिन के साथ बैठी होती है और उसके सामने एक लड़का और बैठा होता है। तभी एक बच्चा जैसे ही गिरने वाला होता है वह निशा के बालों को पकड़ लेता है, जिससे निशा की विग उतरकर नीचे गिर जाती है। ओह माय गॉड, इतने सुंदर बाल के नीचे इतना चमकदार टकला। आज तो मेरा दिन बन गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गंजे सर को देखकर इतनी हंसने की? मैं यहाँ तुमसे अपनी शादी की बात करने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लायक हो। चलो नितिन यहाँ से। निशा एक बहुत बड़े कंपनी की मालकिन थी और नितिन उसका पर्सनल असिस्टेंट। निशा नितिन के साथ अपने ऑफिस आती है और कैबिन में बैठकर नितिन के सामने रोने लगती है। हर कोई मेरे गंजे सर का मजाक बनाता। अगर मेरे सर पर बाल नहीं आ रहे तो क्या इसमें मेरी गलती है? कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? क्या फायदा मेरे इतने अमीर होने का जब मैं खुद अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं भर सकती? मैडम, हर कोई अपनी जिंदगी से परेशान है। हर किसी को खुशियां नसीब नहीं होती। मुझे ही देख लो, मेरी शादी एक काली कलूटी से हो गई जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ना आपकी जिंदगी में खुशी है और ना ही मेरी जिंदगी में खुशी है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो हम दोनों की जिंदगी में खुशी आ जाएगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्लीज मना मत करना। निशा की बात सुनकर नितिन भी शादी के लिए मना नहीं कर पाता और वह अपनी ही कंपनी की ओनर से शादी कर लेता है और शादी करके निशा को अपने साथ घर ले जाता है, जहां पूरा परिवार निशा को देख हैरान हो जाता है। ये सब क्या है बेटा? ये तूने किससे शादी कर ली? माँ, आप तो मेरी जिंदगी को अंधेरे से भरने के लिए काला टीका के नाम पर इस कलूटी को उठा कर ले आई है, इसलिए मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। आपको मुझसे नफरत थी तो आप मुझसे कह देते ना। मैं अपना काला मनहूस चेहरा आपको कभी नहीं दिखाती, पर आपने इस लड़की से शादी करके सही नहीं किया। आरती डार्लिंग, जो होना था वो हो गया। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मैं बहुत थक गई हूँ। नितिन, हमारा कमरा किधर है? इतना बोलकर निशा जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है वो टेबल से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसकी बिग निकल जाती है। देखो, मेरी नई भाभी तो गंजी है। अनुराधा, जुबान संभाल कर बात करो। अब ये तुम्हारी भाभी है। पर हमें इसे अपनी बहू नहीं मानते। हमारी बहू आज भी आरती बहू ही है। नितिन के घर वाले निशा को नहीं अपनाते, जिसके बाद नितिन निशा को उठाकर कमरे में ले जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए उनके ऊपर पैसे खर्च करती है। माँ जी, मैं जानती हूँ मैं गंजी हूँ, इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करती, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब तो मैं बचपन से ही सहती आ रही हूँ। पर मैं आप सबको अपना मानती हूँ, इसलिए मैंने पापा जी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मंगवाई है। शांति निशा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है और निशा इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लेकर अपने ससुर के पास जाती है। बहू, तूने मेरे लिए इतना सोचा, इतनी चिंता तो मेरे बेटे ने ही नहीं की मेरे लिए। पापा जी, मैं आपकी बहू हूँ और मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इस तरह निशा पहले अपने ससुर का दिल जीत लेती है और उसके बाद अपनी सास के लिए वो घर में एक सुंदर सा मंदिर बनवाती है, जिसे देख शांति की भी नाराजगी कम हो जाती है। माँ जी, अब तो आपकी नाराजगी खत्म हो गई ना, अब आपको दूर मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ, जब आप मंदिर जाती थी तो आपको पापा जी की फिक्र सताती थी। और अनुराधा, तुम अपनी पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी पढ़ाई पर पूरे पैसे खर्च करूंगी ताकि तुम अच्छे से पढ़ लिख सको। सच में भाभी, मुझे इंडिया से बाहर जाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। क्या आप मुझे अगले साल तक लंदन भेज सकती हैं? तुम मेरी नंद हो, क्या मैं अपनी नंद के लिए इतना नहीं कर सकती? आप सबने मेरी उस गंजी चुड़ैल सौतन को अपना ही लिया। यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं। बहू, सोच समझ कर बोल। मानते हैं हम कि तेरे साथ गलत हुआ, पर अब निशा भी इस घर की बहू है और तू बहू को गंजी कैसे बोल सकती है? तू भी तो काली है। अगर भगवान ने तुझे इतने अच्छे बाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी दूसरी बहू के गंजेपन का मजाक बनाए। शादी के बाद पहली बार शांति ने आरती को डांटा था, इसलिए आरती अपनी सास की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और रसोई में जाकर रोने लग जाती है। और तभी वहाँ निशा आती है।
देखा कितनी जल्दी इस गंजी सौतन ने अपने ससुराल को अपनी तरफ कर लिया। जानती हो ये सब कैसे किया तुम्हारी गंजी सौतन ने? इस ससुराल को खरीद लिया है। अब ये लोग वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। जुबान संभाल कर बोलो। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे ससुराल को खरीद लिया है, पर तुम गलत हो। और अगर तुमने ज्यादा तेज बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे गंजे पर इतने चांटे लगाऊंगी कि तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। आरती की बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है। वह उसके काले रंग का मजाक बनाती है, जिसके बाद आरती भी पीछे नहीं हटती और निशा का विग हटाकर उसके सर पर चांटे बजाने शुरू कर देती है। और इसी तरह दोनों सौतन के बीच तगड़ी लड़ाई हो जाती है और पूरा परिवार वहां आकर उनकी लड़ाई छुड़वाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदसलूकी करने की? बाहू, हम सोच नहीं सकते थे कि तू इतनी बुरी होगी। सही कह रही थी मेरी गंजी सौतन, उसने ससुराल वालों को खरीद लिया है। आप सब बिक चुके हैं इसके महंगे महंगे तोहफे से। अपने घर वालों को अपने खिलाफ देख आरती रोती हुई वहां से चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता है और हर कोई निशा के इशारों पर नाचता है। और निशा अपने ससुराल वालों को इस कदर अपने पैरों तले दबा के रखती है कि वो लोग अब चाहकर भी निशा के सामने आवाज नहीं उठा पाते। पिछले 2 दिन से मेरी गाड़ी साफ नहीं हुई है। नौकरों को मैंने छुट्टी पर रखा है। आप सब घर के काम खुद करना सीखे। और अनुराधा, तुम्हें लंदन जाना है ना, तो पहले मेरी सेवा फ्री में करो। मैं तो तुम लोगों के लिए अब और कुछ नहीं कर सकती। इस तरह निशा अपनी नंद से अपनी सेवा करवाती है, अपनी सास से घर के काम करवाती है और आरती को घर से बाहर स्टोर रूम में रहने की सजा देती। समय यूं ही बीतता है और अब धीरे धीरे सभी घर वाले निशा से परेशान होने लगते हैं। जिस तरह से निशा बहू की हरकतें हैं, अब तो मुझे यही लगता है कि उसने हमें खरीद लिया है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अब तो ऑफिस में भी निशा मेरी इज्जत नहीं करती। ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। धीरे धीरे नितिन और उसके पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रही होती है तो वहीं आरती भी सब्जी लेने के लिए घर से बाहर जाती है और मोहल्ले की एक औरत निशा का मजाक बनाने के लिए जानबूझकर उसकी विग उतार देती है और पूरे मोहल्ले वाले को जमा करके उसका मजाक बनाती है। अरे तुम्हारी सौतन के इतने अच्छे बाल और तुम्हारा टकला खाली पड़ा है, थोड़े से बाल उससे मांग लो। आखिर कब तक नकली बाल से अपना गंजा छुपा कर चलोगी? बस कीजिए आंटी, आपकी बहू भी तो लंगड़ी है। हमने कभी उसकी बैसाखी तो नहीं छीनी, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई निशा का विग हटाने की? और ये हमारे घर का आपसी मामला है। निशा, तुम मीटिंग के लिए जा रही हो, जाओ और मीटिंग अच्छे से करके आना, यहाँ के बारे में मत सोचना। आरती, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, पूरे परिवार को तुम्हारे खिलाफ कर दिया, तुम्हारे रंग का मजाक बनाया, फिर भी तुम मेरे साथ खड़ी हो। मैं अपनी सौतन का साथ तो कभी नहीं देना चाहती, पर मैं समझ सकती हूँ जब कोई हमारा मजाक बनाता है तो कैसा लगता है, क्योंकि बचपन से मैं भी अपने काले रंग की वजह से शर्मिंदा होती रही हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। आरती, तुम तो मेरा दुख समझ गई, पर मैंने तुम्हारा दुख कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं अपनी गलतियों को सुधार तो नहीं सकती, पर तुमसे वादा करती हूँ कि अब से हम बहन की तरह रहेंगे। आरती की अच्छाई देखकर निशा का दिल पिघल जाता है और अब वो अपने ससुराल वालों के साथ और अपनी सौतन के साथ अच्छे से रहती है और पूरा परिवार भी निशा को माफ करके हंसी खुशी एक साथ रहता है। कितनी ठंड हो रही है, ऊपर से मेरी बहू भी शहरी है। मैंने कहा था मेरे मुकेश के लिए शहरी लड़की मत देखो, पर अब देख ली है तो कर भी क्या सकते हैं। मुझे तो चिंता हो रही है अपनी बहू की। शहर में तो सब गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बहू इस ठंड में नीचे जमीन पर बैठकर इस 3 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाएगी? अरे कल्पना, इतना क्यों फिक्र कर रही हो? बहू के आने से पहले हम घर में एक नया छोटा सा गैस सिलेंडर ले आएंगे और बहू अकेली थोड़ी ना रहेगी। तुम और भारती हो ना बहू की मदद करने के लिए। हाँ माँ, तुम फिक्र मत करो। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और तुम्हारी बहू के आने से पहले घर में एक नया गैस चूल्हा ले आएंगे। इस तरह सब घर में नया सिलेंडर लाने की सोचते हैं, पर वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द देखते ही देखते मुकेश की शादी हो जाती है। और जब रेशमा अपने गरीब ससुराल में कांपती हुई आती है और कमरे की ओर जाती है तो उसकी नजर रसोई पर पड़ती है और उसे सामने से ही 3 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा नजर आ जाता है। ओह, कितनी ठंड हो रही है। और ये क्या, आज भी ससुराल में मिट्टी का चूल्हा, वो भी 3 मुंह वाला। अरे रेशमा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ठंड का समय है, ठंड में तो गांव में मिट्टी के चूल्हे ही बनाए जाते हैं। ये शायद इमरजेंसी के लिए होगा। सिलेंडर रसोई घर में ही कहीं और रखा होगा। भाभी, आप आराम कर लो, कल सुबह कुछ मेहमान घर में आएंगे और उनके लिए आपको अकेले ही खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भारती, मुझे खाना बनाना आता है।
रेशमा बड़े प्यार से भारती को जवाब देती है और पूरा परिवार रात का खाना खाकर सो जाता है। और रेशमा सुबह जल्दी उठती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है पर मुझे सिलेंडर नजर नहीं आ रहा है। मैं खाना किस पर बनाऊं? माफ करना बहू, तेरे गरीब ससुराल वालों के पास सिलेंडर नहीं है। हम गरीब तो इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, पर तू चिंता मत कर। 3 मिट्टी के चूल्हे एक साथ बने हुए हैं, तो इन पर आराम से खाना बना लेना। झटपट बन जाएगा खाना, और तेरी नंद है ना, वो तेरी मदद करवा देगी। अच्छा, तो मेहमान आने वाले हैं, मैं चलती हूँ, तू रसोई संभाल लेना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में मेहमान आ रहे हैं और सबको मेरे हाथ का खाना खाना है, पर मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं आता। रेशमा, अब तुझे इस ठंड में कुछ करना ही पड़ेगा। काम बताकर कल्पना वहां से चली जाती है और बेचारी रेशमा रसोई में बैठकर अकेली चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, पर 3 में से एक भी चूल्हा उससे नहीं जल पाता और धुआं होने लगता है। अरे ये चूल्हा कैसे जलेगा? धुआं हो रहा है, इस धुएं को कैसे खत्म करूं? एक काम करती हूँ, पानी डाल देती हूँ, धुआं भी खत्म हो जाएगा। आज से पहले रेशमा ने कभी भी चूल्हा नहीं जलाया था, इसलिए जब धुआं होता है तो वो धुएं को खत्म करने के लिए पानी डाल देती है, जिस वजह से लकड़ियों में हल्की सी आग भी बुझ जाती है और पूरी रसोई में धुआं भर जाता है। खांसते खांसते रेशमा की हालत खराब होने लगती है, पर तभी वहां भारती आ जाती है और हाथ पंखा लेकर धुएं को खिड़की के जरिए बाहर करती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, अगर आपको चूल्हा जलाने में दिक्कत हो रही थी तो मुझे आवाज दे देती। अच्छा, आप रुको, मैं अभी ये 3 चूल्हा जला देती हूँ, फिर आप आराम से खाना बना लेना, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, बाहर मेहमान आए हैं ना। थैंक यू भारती, सही समय पर आने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। तुम बस चूल्हा जला दो, मैं आराम से खाना बना लूंगी। भारती 3 मिट्टी के चूल्हे जला देती है और वहां से चली जाती है, पर अब भी रेशमा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में दिक्कत आती है। चूल्हे में इतनी ज्यादा आग होती है कि वह चूल्हे पर बर्तन भी नहीं रख पाती। इसके बाद वह एक पतीले में कुछ आलू उबालने के लिए रखती है, पर आग ज्यादा होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है और उसके हाथ से सारे आलू छूटकर आग में चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने पतीले में पानी नहीं डाला था, वरना आलू के साथ साथ पानी भी आग में चला जाता और फिर से धुआं हो जाता। पर अब क्या करूं? इन आलूओं को कैसे बॉईल करूं? आलू तो आग में गिर गए, इन्हें कैसे निकालूं? और अब घर में ज्यादा आलू भी नहीं है। मैंने सोचा था आलू का पराठा बनाऊंगी, पर एक काम करती हूँ, मटर की सब्जी और पूरी बना लेती हूँ। हाथ जलने के बाद भी रेशमा को अपनी पहली रसोई की फिक्र सताती है, क्योंकि रेशमा ने कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, इसलिए उसे मिट्टी के 3 चूल्हे पर खाना बनाने में काफी परेशानी आती। अब वो जैसे तैसे चूल्हे पर कढ़ाई रखती है और पूरी बनाने के लिए आटा लगाती है और पूरी बनाना शुरू करती है, पर तेज आंच होने की वजह से उसकी पूरी भी जलने लगती है। अरे ये आग कम कैसे होगी? मेरी तो सारी पूरियां ही जल रही हैं। किससे मदद मांगू? भारती भी बाहर है, कैसे आवाज दूं? भाभी, खाना बन गया क्या? सभी मेहमान बाहर वेट कर रहे हैं। भारती, मेरी पूरियां जल रही है, ये आग कम कैसे होगी? भाभी, अगर ऐसा है तो कुछ लकड़ियां चूल्हे से निकाल दिया करो, और 3 चूल्हा क्यों जलाया है? हटिए आप, मैं आग कम करती हूँ। एक बार फिर भारती आकर खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद करती है और रेशमा का जब खाना बन जाता है तो सारे मेहमान किचन में ही आ जाते हैं और वो सबको खाना परोसती है। पर क्योंकि पहली बार रेशमा ने पहली रसोई की रस्म मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर की थी, इसलिए उसके खाने में स्वाद नहीं आता और घर आए मेहमान उसके खाने का मजाक बनाते हैं। मैं सही थी, शहरी लड़कियां खाना बनाना जानती ही नहीं है। कल्पना बहन, तुम तो बड़ा कह रही थी कि तुम्हारी बहू शहरी और खाना बनाना जानती है। देखो कैसा खाना बना दिया तुम्हारी बहू ने। काकी, माफ करना, पर मैंने पूरी कोशिश करी थी कि खाना खराब ना हो। बहू, किसी को तेरे हाथ का खाना पसंद आए या ना आए, मुझे तो तेरे हाथों का खाना बहुत पसंद आया है। अरे बहन, तुम मेरी बहू के खाने की बुराई मत करो। हमने तुम्हारी बहू के हाथ का भी खाना खाकर देखा था। मेरी बहू को तो चूल्हे पर भी खाना बनाना आता है, तुम्हारी बहू को तो वो भी नहीं आता। बहू, तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया और हम लोगों को खिलाने के लिए अपना हाथ भी जला लिया। मुझे तुझ पर गर्व है। तू चिंता मत कर, ठंड खत्म होने से पहले मैं घर में एक सिलेंडर जरूर लेकर आऊंगी और तब इन सबको बुलाऊंगी और इन्हें तेरे हाथ का खाना खिलाऊंगी। और जो आज तेरे खाने का मजाक बना रहे ना, देखना वही तेरे खाने की तारीफ करके जाएंगे। माफ करना भाभी, पर आपने यहाँ हमें अपनी बहू की पहली रसोई में शामिल करने के लिए बुलाया था या हमारा ही मजाक बनाने के लिए बुलाया था? वैसे भी मैं गरीबों के घर नहीं जाती, पर आप मेरी भाभी थी इसीलिए आई। पर अब लग रहा है कि मैंने आकर भी गलती करी। माफ करना, पर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
सही कहा तुमने। मुझे गरीब को इस ठंड में तुम जैसे अमीरों को नहीं बुलाना चाहिए था, पर क्योंकि आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म थी इसलिए मैंने बुलाया। माफ करना। कल्पना अपनी बहू की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर आए मेहमानों को सुना देती है, जिसके बाद सभी लोग मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और रेशमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसलिए मैंने भी फैसला लिया है कि जब तक घर में सिलेंडर गैस नहीं आ जाता मैं घर के 3 मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊंगी और आप इसमें मेरी मदद करोगी ना माँ जी, आप मेरी मदद? रेशमा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? माँ तो तुम्हें लेकर वैसे ही बहुत परेशान है। और रेशमा, तुम भारती और माँ तो भूखी ही रह गई, अब जल्दी से कुछ बना लो। पर घर में तो राशन भी नहीं है, थोड़े से आलू रखे थे वो भी मुझसे आग में गिर गए, अब तक तो वो जलकर राख भी हो गए होंगे, मैं देख कर आती हूँ। किसने कहा भाभी कि आलू आग में जल गए? बल्कि आलू तो आग में पक गए हैं। आज तो हम अपना फेवरेट खाना बनाएंगे। क्यों ना, चलो जल्दी से आलू का चोखा बनाते हैं और रोटी के साथ खाते हैं। भारती रेशमा आग में पके हुए आलूओं का चोखा बनाती है और सब बैठकर खाते हैं। रेशमा को वो आलू का चोखा बहुत पसंद आता है और अब वो भी 2 आलू आग में पकाना रोज शुरू कर देती है और हर रोज वो अपने लिए ऐसे ही आलू का चोखा और रोटी बनाकर खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक एक पैसे जोड़कर अशोक और मुकेश रेशमा के लिए गैस चूल्हा लेकर आते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी कड़ाके की ठंड में आप गैस सिलेंडर लेकर आ गए। अब मुझे इस ठंड में कांपते हुए मिट्टी के चूल्हे पर नीचे बैठकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब मैं आधे घंटे में गैस पर खाना बना लूंगी। पर माँ जी, मुझे आलू का चोखा रोज खाना है, इसके लिए मैं अपने 3 मिट्टी के चूल्हे को जरूर जलाऊंगी ताकि अपना आलू पका सकूं। सिलेंडर देखकर रेशमा बहुत खुश होती है, पर घर में गैस आने के बाद भी रेशमा पूरी ठंड में मिट्टी के चूल्हे को जलाती है और उसमें आलू पकाकर अपना चोखा बनाकर खाती है और इस ठंड को एंजॉय करती है।